बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ये मरीम नवाज़ के केस का जो फैसला आया है कल, उस पर गर्म तो बहुत हुआ, मुश्तैल भी बहुत हुआ और उसे मायूसी के भी दौरा पड़ा। अपने साथियों के साथ इसने काफ़ी गालम गलोच भी किया, लेकिन अदलिया के बारे में रद्द अमल देते देते रह गया। मुजफ्फराबाद के जलसा में सारा गुस्सा इसने इलेक्शन कमीशन पर निकाला और मुग़ल्लज़ात बकी। जो अदलिया का गुस्सा था वो भी इलेक्शन कमिश्नर पर उतार दिया। तो अदलिया के बारे में ये रद्द अमल देते देते अगर रह गया तो सिर्फ इसलिए कि एक केस की माफ़ी इसने मांगी हुई है और उसका अभी 1 तारीख को यानी कल इस पर अदालत कोई फ़ैसला सुना सकती है। तो ज़ाहिर है ये डर गया कि अगर आज मैंने कुछ बकवास अदलिया के बारे में कर दी तो कल पता नहीं क्या होगा। अदरवाइज़ तो जैसे कि ख़बरें हैं इसको माफ़ी तलाफ़ी की उम्मीद है। लेकिन नाज़रीन, जो असल ख़बर मैंने पहुँचानी है वो ये है कि एक तरफ ये गालियाँ दे रहा है तो दूसरी तरफ इसके जो राब्ते हैं माफ़ी तलाफ़ी के लिए वो भी जारी हैं। इसने वो क्या नाम है दंदान साज का, आरफ ठगवी को 3 पीटीआई के कुछ लीडर हैं, 3 लीडरों के हमरा इसको भेजा। तो ये उसके साथ क्या हुआ और इसका पस मंज़र क्या है, और फिर जनरल बाजवा की जो ऑडियो लीक हुई है, अगरचे उसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है कि जिसकी वजह से जनरल बाजवा को शर्मिंदगी हो, लेकिन उस ऑडियो से ये अंदाज़ा होता है कि मामलात की असल शक्ल क्या है और पीटीआई वाले हमें क्या दिखा रहे हैं। इस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो रद्द-ए-अमल है मरीम नवाज़ के फ़ैसले पर, उसका थोड़ा सा जिक्र ये है कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तबका आवाम का इस पर खुश है, जश्न भी मना रहा है और उसके साथ साथ उन सब किरदारों को गालियाँ भी दे रहा है, उनकी मज़म्मत भी कर रहा है जिन किरदारों की वजह से पाकिस्तान का नक्शा आज इस हद तक बिगड़ गया है कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। तो ऐसे में वो एजाजुल अहसन का तबसरा भी याद आ रहा है जो उसने पनामा केस के फ़ैसले से पहले दिया था और कहा था कि हम एक ऐसा फ़ैसला देने वाले हैं कि जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब गुरूर का जो है वो कहा जाता है कि वो एक दिन मुंह के बल आ गिरता है। उस वक्त इन जजों को, जिन्होंने ये पनामा केस का एक नाजायज़ और तारीख़ी तौर पर ख़यानत वाला फ़ैसला और बड़ी कानून शिकनी, आइन शिकनी, इंसाफ शिकनी और बेज़मीरी पर मबनी जो फ़ैसला सुनाया था, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था। उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट का अहाता जिसमें कमरा अदालत जिसमें ये फ़ैसला सुनाया गया, वो पीटीआई का दफ्तर बना हुआ था। जजों के बेटे बेटियां तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और नवाज शरीफ के मुर्दाबाद के नारे कमरा अदालत में लगा रहे थे और साफ लगता था कि ये अदालत का कमरा नहीं है बल्कि पीटीआई का कोई जश्नगाह बना हुआ है। तो उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ैसला रहती दुनिया तक ना मिटने वाली कालक चेहरों पर मल जाएगा और फिर ये लोग अपने चेहरे किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए साकिब निसार, वो जो डैम का फंड खा गया अरबों रुपए का, वो कहाँ है किसी को नज़र नहीं आता। वो खोसा जिसने सिर्फ इस लालच में कि उसे एक्सटेंशन दी जाएगी, बेज़मीरी और बेईमानी पर मबनी इस फ़ैसले का हिस्सा बना और नवाज शरीफ ख़ानदान को सिसिलियन माफिया करार दिया, गॉडफादर करार दिया, वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। एक जज है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एजाज अफजल ये क्या है, वो उसके बेटे बेटियां जो है वो अपने इलाके में गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और उन पर पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं, लेकिन लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, वो भी अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो जस्टिस गुलजार जिसने चंद करोड़ रुपए के लालच में एक पूरी बिल्डिंग, चंद करोड़ रुपए उसे किसी मुखालफ ने दिए, तो वो जो प्लाज़ा था कराची में बड़ा मशहूर प्लाज़ा, उसको गिरा दिया और सैकड़ों ख़ानदान ज़िंदा दरगोर कर गए ये चंद करोड़ रुपयों के लिए। ये पैसे का पुजारी, धन का पुजारी और ज़मीर से आरी और इंसानियत से महरूम, कतई महरूम ये शख्स जिसका नाम जस्टिस गुलजार था। इसी तरह वो अज़मत अली शेख
وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا، اسے پتہ ہے کہ کسی کو نظر آیا تو کہیں کوئی اس کے جوتوں سے اس کی چھترول نہ کر دے۔ تو یہ حالت ہے کہ ان کے چہروں پر ایسی کالک ملی گئی ہے کہ اب رہتی دنیا تک یہ دھو نہیں سکتے۔ اور اب پی ٹی آئی کی جو کارکن کی حالت تھی کل، آج کا تو ابھی شام تک اندازہ ہوگا، کل تک ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے ان کی ماں مر گئی ہے۔ حالانکہ ماں مری نہیں ہے، وہ دبئی گئی ہوئی ہے، وہ کیا نام ہے، گلابو جادوگر نے، تو وہ مری نہیں ہے لیکن فرار ہو گئی ہے اپنے ٹونے سمیت اور اپنے وہ موکلات سمیت، جنات اور بھوتوں سمیت دبئی فرار ہے، اور عمران خان اکیلا ماتم کے لیے بنی گالہ میں رہ گیا ہے۔ بہت بری حالت تھی کل پی ٹی آئی کے ورکروں کی، گالیاں دے رہے تھے سوشل میڈیا پر، ان کے وہ بیانات چل رہے تھے یا وہ ٹویٹ چل رہے تھے کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم پاکستان سے جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھی چھوڑو تو اچھی بات ہے، جان چھوڑ دو پاکستان کی، شاید تمہاری نحوست کم ہونے سے پاکستان کی کچھ دن بدل جائیں۔ اچھا ناظرین، وہ عارف ٹھگوی جو تھا، یہ پرسوں رات یہ گیا ہے بڑے گھر اپنے ساتھ 4 چھلیڈوں کو لے کر، 4 چھلاموں کو لے کر، اور بیٹھا رہے بڑی دیر۔ بڑے صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جو بڑے کے بعد جو دوسرے بڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدھ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں عارف ٹھگوی نے کہا کہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں خان صاحب، اور کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ باتیں جذبات میں آ کر ایسی کر دی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو جو گفتگو جواب میں انہیں سننے کو ملی، اس کا اگر ہم خلاصہ نکال لیں تو وہ کچھ یوں تھا، جیسا کہا جاتا ہے کہ بھئی بابا چھٹا نہیں ہے میرے پاس، معاف کرو، یہ جواب کا خلاصہ تھا۔ لیکن بہرحال جواب میں وہ عارف ٹھگوی کو بتا دیا گیا کہ عمران خان نے آج بھی تقریر میں اداروں کے خلاف بکواس کی ہے، اور اس اتفاق سے اس دن اس نے دوسری بکواس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلنے والے یہ تنخواہ دار ہم ہی کو دھمکیاں دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ یا وہ عارف ٹھگوی کو اس کی عمران خان کی دونوں اس دن کی تقریروں کا حوالہ دے کر اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ یہ خاصی دیر وہاں بیٹھا رہا مایوسی کے عالم میں، پھر واپس آ کر اپنے ایوان صدر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو بیان دے رہا ہے کہ میں پل بننے کے لیے تیار ہوں، تو یہ اس کی کوئی اپنی اوپش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ادارہ ہے، بلکہ یہ عمران خان کی ایک درخواست تھی کہ تم کسی طریقے سے ایسا کوئی انتظام کرو کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کو مذاکرات ہو جائے، تاکہ مجھے اپنی کالے والے واپس لینے کا موقع مل سکے اور ایک فیس سیونگ میری ہو سکے۔ عمران خان کا یہ دوہرا مسئلہ ہے کہ وہ ایک طرف گالیاں دے رہا ہے، دوسری طرف منت ترلے بھی کر رہا ہے۔ تو عارف الوی نے اسی کے بنیاد پر تجویز فلوٹ کی، جسے گورنمنٹ نے مسترد کر دیا، اور اس طرح عارف الوی پبلک کی نظروں میں بھی اور عمران خان کی نظروں میں بھی ٹگے ٹوگری ہو گیا، اس لیے کہ ملک کا صدر مملکت چاہے وہ آئین کے تحت کوئی اختیارات نہیں رکھتا، تب بھی وہ ایک عہدہ، ایک منصب ایسا ہے کہ اس پر فائز کسی بھی شخص کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن یہ پہلا صدر آیا جس کی بات کو ہر فریق نے رد کر دیا، اہمیت دینے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ اور پھر جب اس نے دوسرا بیان دیا کہ آرمی چیف کی تقرری پارلیمنٹ میں لائی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو حکومتی اتحاد کے لیڈروں نے برملا کہہ دیا کہ عارف ٹھگوی جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس طرح کے بیانات دے کر۔ یہ بھی اس کے لیے خاصا شرمندگی کا موقع تھا، اور اب جب یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرے گا تو اس کو مزید سبکی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی اطلاعات میرے پاس ہیں۔ ہو سکتا ہے آخر میں یہ کوئی رویہ نرم کر دیں یا رواداری میں جانے دو، مٹی پاؤ والی بات کریں، لیکن کچھ سنا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ایسے سینیٹر خاص طور پر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو نعرے لگائیں گے اور ہم تو جواب دیں گے، اس نے آئین کی جو خلاف ورزی کی ہے، آئین کے خلاف تجویز دی ہے، جو اس کا اختیار نہیں ہے، جو اس کے منصب کے تقاضے کے برعکس ہے، ہم تو اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ عارف ٹھگوی کی کہانی تھی۔ تو اب ایک جو اہم واقعہ جس کی اطلاع یہ ہے کہ اداروں کی سطح پر نوٹس لے لیا گیا، معاملہ یہ ہے کہ علیم خان کے ٹی وی چینل سما نے ایشیا کا جو سب سے بڑا فراڈ دریا راوی کے کنارے روڈا، یعنی ایک جو راوی بنایا جا رہا ہے، اس پر تحقیقاتی تفتیشی رپورٹیں 3-4 رپورٹیں پے در پہ نشر کی، جن سے پرویز الہی اور عمران خان دونوں کو سخت اشتعال آیا، اور اس کے بعد پرویز الہی نے چھاپہ مارنے کا حکم دیا علیم خان کے گھر پر، اور
अलीम खान की ये जो कारोबारी इदारा है उस पर कुछ लोग गिरफ़्तार भी किए और उसके बाद मुकदमे भी दर्ज हुए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान ने एक फंक्शन में ये कहा कि ये अलीम खान माफिया है, और ये भूल गया कि सिर्फ 2 साल पहले तक ये इमरान खान अलीम खान को किन अल्फाज से याद किया करता था, कितनी तारीफ़ें किया करता था और कहा करता था कि ये ऐसे लोग पार्टी का और मुल्क का सरमाया हुआ करते हैं। तो बहरहाल ये अलीम खान पर ये हाथ तो एक मरतबा डाला, लेकिन हाथ डालने के बाद परवेज़ इलाही खुद जरक गया कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, क्योंकि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर अलीम खान ने भी पंजाब में रहना है और परवेज़ इलाही ने भी पंजाब में रहना, तो वो खुद भी डर गया और इस बात का नोटिस भी लिया गया। और अब ये जो मनसूबा है एशिया का सबसे बड़ा फरार का मनसूबा, तो सुना ये है कि ये शायद खटाई में पड़ जाए। इस मंसूबे के तहत 1 लाख काश्तकारों को उनकी ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुआवजा जो दिया जा रहा है वो ना होने के बराबर है और ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के बगैर। अमलन ये है कि उनकी ज़मीनें गोया परवेज़ इलाही मुफ्त छीन रहा है, और 1 लाख अफराद की ज़मीनें, इसका मतलब है कि कई लाख अफराद बेरोज़गार। तो इस ठगी में बुशरा बीबी शामिल है और एक बहुत बड़ा ख़तरनाक इंसान गौहर एजाज जो लोगों के गुर्दे निकालने की शोहरत रखता है वो है अनिल मुसर्रत है और पिंकी पीरनी है और 3-4 लोग और हैं। परवेज़ इलाही दूसरी तरफ परवेज़ इलाही है पंजाब में, इसके अलावा वो है कब्ज़ा ग्रुप का मियाँ असलम इकबाल और फर्रा गोगी, ये सारे जो हैं इस बहुत बड़े फ्रॉड में हिस्सेदार हैं और ये कई अरब का नहीं कई खरब का फ्रॉड है। तो फ़ीकस भी जो पैसा आएगा वो कम से कम 70-80 करोड़ फ़ीकस होगा। इसमें इमरान खान का हिस्सा कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन अब ये मनसूबा खटाई में पड़ता हुआ नज़र आता है और अंदाज़ा ये है कि इसकी बिसात लपेट दी जाएगी और परवेज़ इलाही के फ़र्द जुर्म में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में कुछ ये इतलात आ रही हैं कि इमरान खान को बता दिया गया कि तुम्हारी ये वीडियो हमारे पास मौजूद है। कुछ वीडियो तो इसकी लड़कों के साथ है और लड़कों से मुराद है जुल्फ़ी बुखारी और 3-4 इसी के हम उम्र और लड़के हैं और इसके अलावा चौधरी निसार के कोई रिश्तेदारों में से एक लड़का है। तो उन 5 अफराद की फ़िल्में इमरान खान की मौजूद हैं और इन्हीं फिल्मों में से एक के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि वो इतनी शर्मनाक है कि उसको दिखाना तो दूर की बात है, उसका तारफ़ भी नहीं कराया जा सकता, यानी किसी को बताया भी नहीं जा सकता कि उसमें क्या है। और इस सूरत हाल पर किसी बंदे ने तबसरा ये किया कि अगर ये फ़िल्में फ़र्ज़ की ये चल जाती है सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी तरीके से, तो पीटीआई के हामी कारकुन क्या कहेंगे इस पर। तो उसे जवाब ये मिला कि पीटीआई के कारकुन कहेंगे कि देखो हमारा लीडर, हमारा कप्तान अब भी जवान है, इसके अलावा वो क्या कहेंगे। एक तो ये वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियो हैं जिनमें वो सरकारी अफसरों को नाजायज़ किस्म के अहकामात जारी कर रहा है। तो इमरान खान को ये बता दिया गया है कि ये तुम्हारी वीडियोस आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये ख़बरें दे रहे हैं कि शायद ये वीडियोस जारी हो जाए 1-2 दिन में, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जारी नहीं होंगी क्योंकि ये नहायत ही शर्मनाक वीडियोस है और गवर्नमेंट तो इनको जारी करने का सोच भी नहीं सकती क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी बदनामी का बास बन जाएगा कि ये गंद क्यों दिखाया। लेकिन हो सकता है कि कोई प्राइवेट आदमी अगर किसी तक ये पहुंच गई तो वो तो ज़ाहिर है इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि लोग क्या कहेंगे, वो तो चला देगा। तो इमरान खान को इससे भी कुछ वो कहना चाहिए। अफाका तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसके जो अरमानों पर कुछ ना कुछ ओस पड़ी है, कुछ मायूसी और कुछ खौफ का वो शिकार है। और जैसा कि मैंने कहा कि मरीम नवाज़ के बरी होने पर उससे गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो पेचोताब खाकर रह गया और सारा गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर निकाला। और मुजफ्फराबाद के जलसे में इसने जिस तरह वो गालियाँ दी हैं, मुग़ल्लज़ात बकी हैं, बकवास की है, वो आपने सुन ली होगी। और उस बकवास से, मुग़ल्लज़ात से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके ज़हन को मरीम नवाज़ की बरीयत से कितना बड़ा शॉक पहुँचा है। 4 दिन में इसको 4 बुरी खबरें सुनने को मिली हैं। पहली खबर तो जिस दिन ये ज़्यादा भड़का था, शहबाज शरीफ का जो मगरबी मुल्कों का दौरा था वो कामयाब रहा, उसको तो चलिए छोड़िए, लेकिन जब हद उस वक्त टूटी जब
शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई, उसके लिए इमरान खान के नर्व्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद इसहाक डार न सिर्फ वतन वापस आए बल्कि वजारत ख़जाना का हलफ भी उठा लिया। इसकी जो ऑडियो लीक जारी हुई कि हम ये अमरीकी साजिश घड़ लेते हैं और इससे खेलेंगे, उससे इसके तमाम कपड़े उतर गए। अगरचे ये मुसिर है कि नहीं मेरे सारे कपड़े अभी नहीं उतरे, उसने जो कहा था ना कि अभी मैं खेला ही कहाँ हूँ, तो उसका तर्जमा यही बनता है कि अभी मेरे सारे कपड़े उतरे ही कहाँ हैं, अभी तो और उतरेंगे। और अब चौथे दिन ये मरियम नवाज़ की बरियत का फ़ैसला, तो इसको ज़ाहिर है असाबी तौर पर ये चटक गया है। और ये इसका जब सर का नारियल चटकेगा तो कोई पता नहीं जलसा में ये किसके ख़िलाफ़ क्या बकवास कर दे। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।